Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमारे टाइम में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ी। जिस टाइम मैंने कार्यभार संभाला उस टाइम 20 लाख स्टूडेंट हमारे पास थे, और जब मैंने छोड़ा तो उस टाइम 24 लाख थे। सर, किसानों की आमतौर पे समस्या रहती है गिरदावरी को लेकर। गाहे बगाहे फसलें ख़राब भी हो जाती हैं, कभी बाढ़ की वजह से, कभी बारिश की वजह से, और मुआवजे को लेकर भी हमेशा पिछली सरकारों को कोसते आए हैं। क्या इस चीज़ में कुछ सरलीकरण किया जाएगा आपकी तरफ से? थोड़ा सा हरियाणा में एक है कि हरियाणा एक वेजिटेरियन स्टेट है बिल्कुल। तो वेजिटेरियन का मतलब खाने का मतलब नहीं है, वो पालने के मामले में थोड़ा सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और मैं हूं आशीष शर्मा। नई कैबिनेट में कृषि मंत्री बनने के बाद हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो नई जिम्मेवारियां मिली हैं? हाँ, देखिए, नई चुनौतियां भी हैं और कुछ बहुत काम है इस क्षेत्र में करने वाले काम हैं। जैसे आज एक बड़ी समस्या रही, जिस प्रकार पेस्टिसाइड का इस्तेमाल रहा उससे भूमि को भी नुकसान रहा, सेहत को भी नुकसान रहा, पानी बहुत नीचे जाने लग रहा, उसके बारे में विचार करना। और भी बहुत सी किसान की भी समस्याएं बहुत सी हैं, उन समस्याओं का भी समाधान करना। तो वो सारी की सारी समस्याएं हैं सामने। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में उन समस्याओं का समाधान कर सकें। जिस तरह से आप पहले शिक्षा मंत्रालय आपके पास था और फॉरेस्ट आपके पास था, अगर उसका बताना चाहें कि पहले जब आपका पदभार लेने से पहले वो किस स्थिति में था और छोड़ने के बाद कितना? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं कि मैंने ही काम किया, मेरे से पहले भी जो मंत्री थे उन्होंने अच्छे काम किए। हमने भी प्रयास किया अच्छा काम करने का। और हमारे टाइम में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ी। जिस टाइम मैंने कार्यभार संभाला उस टाइम 20 लाख स्टूडेंट हमारे पास थे, और जब मैंने छोड़ा तो उस टाइम 24 लाख थे। और मैं समझता हूँ कि जब 20,000 टीचरों की भर्ती हो जाएगी तो निश्चित तौर से अगले जो आने वाला साल है उसमें हमारी संख्या और अच्छी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जिस प्रकार से चाहे जो नई सुविधाएं देने की बात थी उसका हमारा पूरा प्रयास रहा और हमने अच्छा काम उसमें किया। चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात थी, चाहे स्मार्ट बोर्ड देने की बात थी, चाहे बच्चों को टैब देने की बात थी। हमने देश में सबसे ज़्यादा टैब दिए। और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर दिया हमने उसमें सारा कुछ तैयार करके दिया, सारे सब्जेक्ट तैयार करके दिए। और उसके बाद 2 GB डाटा बच्चे को फ्री दिया। तो वो सारी चीज़ें सुपरडेंट हमने शुरू किया। उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब एक हौसला बढ़ा सरकारी स्कूल के बच्चे का, कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी IIT में जा सकता है, सरकारी स्कूल का बच्चा भी MBBS कर सकता है, अच्छे उसमें चुनाव उसका हो सकता है। तो उससे निश्चित तौर से बच्चे का एक हौसला बढ़ा है कि नहीं, सरकारी स्कूल का बच्चा जो है वह नहीं, हालांकि वो किसी भी दृष्टि से कम नहीं है दूसरे बच्चे से, उसका बहुत अच्छा हुआ है। स्कूल में जहाँ बिल्डिंग बनाने की, हमने अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई हैं और भी अभी बढ़ने लग रही है। आने वाले टाइम में जिनको कार्यभार मिला वो भी उसमें अच्छा काम करेंगे। इसी प्रकार से फॉरेस्ट में भी हमने चाहे जो पुराने पेड़ थे उनकी पेंशन लगाने का काम किया था कि पुराने पेड़ बचें। जो नए पेड़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रयास किया कि जो शमशान घाट का भी हमने चुनाव किया कि शमशान घाट में पेड़ लगने चाहिए। ऐसे ही हमने गांव में जो खाली ज़मीन पड़ी थी उसके लिए चुनाव किया कि उसमें सारी में पेड़ लगने चाहिए। और भी हमने इस प्रकार के प्रयास किए हर जगह। और साथ ही हमने फिर एक प्रयास ये भी किया कि जो बच्चे 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास में हम बच्चे को एक पेड़ देंगे, और जब वो 12वीं पास करके जाएगा तब उस पेड़ की समीक्षा करेंगे। अगर पेड़ की ग्रोथ जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से उसको नंबर देंगे, यानी कि 1 से 5 नंबर तक उस बच्चे को दिए जाएंगे। अगर पेड़ नहीं होगा फिर तो 0 है, पर अगर पेड़ होगा तो 1 नंबर भी है। और अगर पेड़ की ग्रोथ ज़्यादा बढ़िया होगी तो उसको 5 नंबर देंगे। तो इससे उसमें जागरूकता भी आएगी उसके प्रति, और निश्चित तौर से वो पेड़ भी लगेंगे। ऐसे ही जिन लोगों ने एक तरफा पेड़ लगाए उनके लिए भी हमने एक व्यवस्था शुरू की, और उसमें भी हम 7,000 से लेके कुछ और राशि तक उसको दे रहे हैं कि जिसने एक तरफा पेड़ लगा रखे, जैसे हमारे यहाँ पापुलर लगा रखा, सफेदा लगा रखा, उन किसानों को भी उसके पैसे दे रहे ताकि लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़े। सड़क के साथ भी जो पेड़ थे जिसमें हमने 50% पहले किया था, तो हमने उसमें भी प्रयास ये किया, हमने अपने अधिकारियों को कहा कि इसमें चॉइस जो है, छूट जो है वो किसान की होनी चाहिए। कि जो पेड़ है, जैसे 10 पेड़ लगे, 5 पेड़ किसान के, 5 पेड़ फॉरेस्ट के हैं, तो पहली चॉइस जो है वो किसान की होगी, वो उनसे पेड़ उसको देने, दूसरे उसके, ताकि किसान को ये ना लगे कि उसका नुकसान होया। तो हमने इस प्रकार के काफ़ी प्रयास फॉरेस्ट में भी और उसमें भी दोनों में किए।
सर, किसानों की आमतौर पे समस्या रहती है गिरदावरी को लेकर, गाहे बगाहे फसलें ख़राब भी हो जाती हैं, कभी बाढ़ की वजह से, कभी बारिश की वजह से, और मुआवजे को लेकर भी हमेशा पिछली सरकारों को कोसते आए हैं। क्या इस चीज़ में कुछ सरलीकरण किया जाएगा आपकी तरफ से? या नहीं, देखिए, इसमें बहुत अच्छा काम जो ये किया ना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में किसी ने नहीं करना, कोई पटवारी की इंतजार नहीं करनी, किसी की नहीं करनी। मेरा खेत है, मैंने अपनी फसल के बारे में भी अपने आप डालना कि मैंने उसमें धान लगाया, गेहूँ लगाई, गन्ना लगाया, कपास लगाई, जो भी चीज़ लगाई मैं अपने आप उसमें करता हूँ। और क्षतिपूर्ति पोर्टल है, अगर किसी का नुकसान होया तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भी उसने अपने आप ही डालना कि भाई मेरा कितना नुकसान है, मेरा 10% नुकसान, 50% है, 90% है, 100% है, उसने डालना। उसके बाद सरकार उसकी जांच करेगी कितना है कितना नहीं है। मैं समझता हूँ उससे काफ़ी लाभ होया किसानों को। इसको और सरलीकरण किया जाएगा या फिर आपको लगता है सफिशिएंट है? नहीं, अगर कोई भी समस्या इसमें आएगी, किसान भाई अगर आगे बताएंगे कि इसमें थोड़ी सी सुधार करना चाहिए, और अगर कोई उनको समस्या आ रही तो उस पर विचार करेंगे। सर, जिस तरीके से मत्स्य पालन भी आपके पास है, तो क्या मछली पालन को लेकर भी कुछ नई योजनाएं लाई जाएंगी या फिर इसमें कुछ? देखिए, अभी मैंने बैठक ली थी उनकी, काफ़ी अच्छा काम हरियाणा में है मछली पालन के मुकाबले बारे में। और हमारी बहुत सी ज़मीन ऐसी है जिसमें चोहा है, पानी खड़ा उसमें। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसान को पूरा सहयोग दें और उसमें मछली पालन हो जाए। मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास पहले ज़मीन थी, लेकिन चोहे की वजह से वो कहने के किसान रह गए, लेकिन वास्तविकता में किसान बचे नहीं हैं। क्योंकि मान लीजिए 5 एकड़ थी, 5 की 5 एकड़ में पानी खड़ा तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये कि उसका उपयोग हो सकता है कि उसमें अगर मछली पालन किया जाए। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो खारे पानी में, इस प्रकार के पानी में अच्छी डेवलप होती हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम अच्छा मौका दें। किसान के लिए हम प्रयास करेंगे कि वो इस और बढ़े। थोड़ा सा हरियाणा में एक है कि हरियाणा एक वेजिटेरियन स्टेट है बिल्कुल। तो वेजिटेरियन का मतलब खाने का मतलब नहीं है, वो पालने के मामले में थोड़ा सा झिझक है उसमें। तो वो झिझक धीरे धीरे उसकी निकले और उससे उसकी आमदन बढ़े, हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। सर, राजनीति की बात की जाए तो चुनावी साल चल रहा है और लोकसभा चुनावों को लेकर भी आप जनसंपर्क में हैं जो प्रत्याशी हैं उनके साथ। तो आपको क्या लगता है किस तरीके का माहौल है, कैसा रुझान है और जनता किस तरीके से ले रही है? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है और जिस प्रकार से जो काम नरेंद्र मोदी जी ने करे, चाहे वो विकास के काम हैं, चाहे देश के मान सम्मान के काम हैं, चाहे धारा 370 खत्म करने की बात है, चाहे राम मंदिर की बात है, जो भी बातें लोगों के मन में थी, जो जिस पे लोग गौरव का अनुभव करते थे कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, और राम मंदिर भी बना। और चाहे धारा 370 खत्म करने की बात थी तो धारा 370 जिसके बारे में कुछ धारणाएं बनाई दी थी, ये खत्म हो ही नहीं सकती। और अगर ख़त्म करोगे तो पता नहीं किस प्रकार की समस्या, जिस प्रकार से कहते हैं कि तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन उस धारा को ख़त्म ही कर दिया और ख़त्म करने के बाद बिल्कुल रिजल्ट वैसे ही आए जैसे हमने कहे थे। जो विपक्ष कह रहा था वैसा नहीं आया, बल्कि लोगों में खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर के लोग भी बेहद खुश हैं। और अगर आप कश्मीर में भी जाके देखोगे तो कश्मीर के लोग भी आज बेहद खुश हैं तो इस बात से कि धारा 370 की वजह से उनका नुकसान रहता और ख़त्म होने से उनका फ़ायदा आया। और देश की जो एकता अखंडता है उसमें ज़्यादा मजबूती आई, एकता में देश में ज़्यादा मजबूती आई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भी इससे खुश हैं। तो मैं समझता हूँ इससे फ़ायदा आया। सर, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, उनका एक बयान बड़ा ट्रोल हो रहा है आजकल कि उन्होंने जो बीजेपी सांसद है मथुरा से अभिनेत्री हेमा मालिनी, उनको लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। वैसे तो आदमी को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, चाहे हम किसी की आलोचना भी करें उसमें भी संयम रहना चाहिए। हमें संयमी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सुरजेवाला जी की बात है तो उन्होंने उसमें भी कभी संयम नहीं रखा। हालांकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इससे तो यही मानना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, तो मैं मानता हूँ कि बेहद गलत हैं, बहुत ही निंदनीय हैं। और कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस टाइप के व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रवक्ता रखा। तो ऐसे इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। सर, आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।